हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोट्रिक्स। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले चैप्टर में फर्स्ट पोर्शन को डिस्कस कर लिए थे। अब सेकंड पोर्शन को हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड पोर्शन में हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल के बारे में, माइटोसिस के बारे में और मियोसिस के बारे में। आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन और सेल साइकिल और माइटोसिस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो बात करेंगे मियोसिस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो सेल डिवीजन है क्या? सिंपल शब्दों में अगर आप बात करोगे, सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, है ना? तो नई सेल जो बनने का प्रोसेस होता है वही प्रोसेस क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। और इसकी जो डिस्कवरी है वो कौन करते हैं? वेल्डर फ्लेमिंग। अब अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो कोई भी लाइफ हो, ठीक है, अगर हम मल्टीसेलुलर लाइफ के बारे में बात करते हैं तो जाइगोट से जो है वो ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है। और ये जाइगोट जो है वो क्या होती है? हमारी सिंगल सेल होती है। तो सिंगल सेल से कोई भी इंडिविजुअल हो, इधर यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, उसकी बॉडी में सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो हम ह्यूमन के केस में बात करेंगे अगर, तो ह्यूमन में जो लाइफ स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से हो रही है? एक सिंगल सेल से हो रही है, जिसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं। दूसरा, अगर आप देखोगे आपकी बॉडी में रिप्लेसमेंट का काम चलता है, ठीक है। तो वो रिप्लेसमेंट का काम, कोई वॉर्न आउट सेल है, कोई डैमेज सेल है, तो उस डैमेज सेल को रिप्लेस करने का काम जो है वो सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू होता है। अगर कहीं पे वुंड है, घाव हो गया है, सेल डैमेज हो गया है, तो उन पर्टिकुलर स्पेसेस को रिपेयर करने के लिए जो है सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए भी होता है, इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग स्पोर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जो है वो गैमेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ सेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हर सेल की लाइफ स्पैन जो है वो अलग अलग होती है। तो लाइफ स्पैन क्या होता है? ये बर्थ से लेकर के डेथ तक के बीच का जो समय होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लाइफ स्पैन। तो हर सेल का लाइफ स्पैन जो है वो क्या करेगा? वेरी करता है। जैसे हम बात करते हैं आई लेंसेज, नर्व सेल और मसल सेल्स के लिए, तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो क्या है? लाइफ टाइम है। यानी बर्थ से लेकर के डेथ तक इनको देखने को मिलेगा। इनमें सेल डिवीजन जो है वो नहीं होगा। स्किन सेल्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो हर 2 वीक में ये जो है वो क्या होती हैं? रिप्लेस हो जाती हैं। रेड ब्लड सेल्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो ये 120 डेज में रिप्लेस हो रही हैं। और बोन सेल के बारे में अगर आप बात करोगे तो एवरी 10 ईयर्स। एपिथेलियल सेल जो गट रीजन में है वो 5 डेज में। लीवर सेल्स के लिए ये क्या है हमारा? 300 to 500 डेज। और गट सेल के लिए ये है हमारा अबाउट 50 ईयर्स। अब अगर आप बात करोगे कैन द सेल डिवीजन गो ऑन इंडेलेसली? यस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो दो बातों को ध्यान रखेंगे। एक तो होता है आंसर यस और दूसरा आंसर होता है नो। ये यस और नो क्यों बोल रहे हैं? ये यस और नो हमारे डिपेंड करता है कंडीशन पे। जैसे अगर आप ब्रेन सेल के बारे में बात करोगे तो ब्रेन सेल में आपको न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे और इन न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन जो है वो नहीं होता है। सो हियर इज नो सेल डिवीजन। लेकिन अगर आप सरफेस ऑफ स्किन के बारे में देखोगे तो सरफेस ऑफ स्किन जो है वो हमारी डैमेज होती रहती है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन होगा। लीवर सेल के बारे में अगर आप बात करोगे तो लीवर सेल्स जो है वो क्या होती हैं बेटा? रीजनरेट करती हैं। रीजनरेट करने के लिए सेल डिवीजन जो है वो होता रहेगा। मेरिस्टेमेटिक सेल को तो हम डिफाइन ही करते हैं कि सेल्स हैविंग डिवीजन कैपेसिटी। जर्मिनल सेल्स जो है इनसे क्या बन रहे हैं बेटा? इनसे बन रहे हैं गैमीट्स। और गैमीट्स बनने के लिए जो है वो सेल डिवीजन होना जरूरी है। और अगर कैंसरस के बारे में बात करोगे तो कैंसरस इज प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। तो कैंसरस कंडीशन का मतलब क्या है? कि जब सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए, ठीक है, और अनकंट्रोल्ड के साथ साथ क्या हो जाए? हमारा इरेगुलर भी हो जाए, ठीक। तो ये जो कैसा प्रोसेस हो गया, ये कंडीशन जो है वो कैसी हो गई? हमारी कैंसरस कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो सेल साइकिल के बारे में, देखो, तो जो सेल साइकिल इवेंट है, हम देखो साइकिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है? ये डॉटर सेल है।
ये डॉटर सेल क्या करेगी? मैच्योर होगी, मैच्योर होने में साइटोप्लाज़्मिक ग्रोथ करेगा और साइटोप्लाज़्मिक ग्रोथ के साथ डीएनए डुप्लीकेशन करेगा, प्रोटीन्स का डुप्लीकेशन करेगा, ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन करेगा और फिर ये स्प्लिट हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा 2 सेल में। अब अगेन देखोगे यहाँ पे जो सेल बनी है, ये फिर से अपने साइज़ को गेन करेगी और गेन करने के बाद जो है, वो फिर से डिवीज़न में एंटर कर जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो हमारा प्रोसेस कैसा है बेटा? साइक्लिक प्रोसेस है और जो भी इवेंट हो रहे हैं इसमें हम उन्हीं इवेंट्स को बोलते हैं क्या? सेल साइकिल। ठीक है? सो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय व्हिच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesize other cells constituent and eventually divide into two daughter cell। अब देखो सेल के लिए होना क्या चाहिए? हम किसी भी सेल को सेल कब बोलेंगे? एक तो उसके पास होनी चाहिए सेल कवरिंग, ठीक है? तो सेल कवरिंग में ये सेल मेम्ब्रेन हो गया आपका, सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल हो गया, अगर प्लांट सेल है, फंगल सेल है तो सेल कवरिंग होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम सेल कवरिंग साइटोप्लाज्म होना चाहिए। साइटोप्लाज्म के अलावा सेल के पास उसका खुद का न्यूक्लियस होना चाहिए। न्यूक्लियस क्यों होना चाहिए? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा? सभी फंक्शनिंग को जो है वो कंट्रोल करेगा एंड आफ्टर न्यूक्लियस सेल के पास उसका खुद का सेल ऑर्गेनेल्स होने चाहिए। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं? सेल को उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। सो ऑल द इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ जेनेटिक डीएनए। ठीक है? तो जेनेटिक कंट्रोल होता है तो यहाँ पे हमारे पास डीएनए है, इस डीएनए के पास कोड्स होते हैं और इन कोड्स की हेल्प से जो है वो सिग्नल सेंड किया जाता है सेल डिवीजन के लिए। फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको 2 फेज मिलता है। एक जो फेज है वो हमारा रेस्टिंग फेज होता है और दूसरा जो फेज है वो हमारा एक्चुअली डिवीजन फेज होता है। ठीक है? तो यहाँ पे हम जो है वो 2 फेज़ के बारे में बात करेंगे, एक रेस्टिंग फेज़ है और एक हमारा डिवीज़न फेज़ है। रेस्टिंग फेज़ हमारा फर्दर डिवाइडेड हो जाता है G1, S और G2 में और डिवीज़न फेज़ जो है वो हमारा फर्दर डिवाइडेड हो जाता है साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में। सो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा जो डिफरेंट फेजेज़ हैं, ठीक है? इसमें एक चीज़ अभी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको जी नॉट फेज दिखेगा और ये जी नॉट जो फेज है वो क्या है? एक तरीके से रेस्टिंग फेज है। यहाँ पे सेल जो है वो क्या हो जाती है? लो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। क्या होता है बेटा यहाँ पे? लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। क्यों मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है? क्योंकि ये सेल अब सेल साइकिल जो इवेंट्स है उनसे एस्केप कर चुकी है और इट मे रीएंटर इनटू द सेल साइकिल। ठीक है? मे रीएंटर टू द सेल साइकिल अगर आप बात करोगे प्लांट के केस में तो जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं वो फिर से सेल डिवीजन का पार्ट बन सकती हैं। ठीक है? तो वहाँ पे वो प्रोसेस जो है वो डी डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो डी डिफरेंशिएशन के केस में वो जो परमानेंट सेल है वो फिर से डिवीजन कैपेसिटी गेन कर पा रहा है। लेकिन अगर नर्व सेल के बारे में बात करोगे तो वो नर्व सेल थ्रू आउट द लाइफ जो है वो जी नॉट फेज में मेंटेन रहती है। वहाँ पे किसी भी तरीके का सेल डिवीजन हमको देखने को नहीं मिलता है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 फेज है। पहला फेज जो है वो इंटरफेज और इंटरफेज जो है वो क्या है हमारा? रेस्टिंग फेज होता है। यहाँ पे सेल में किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं होता है। यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे हम इसको 3 सब फेजेस में डिवाइड करते हैं और जब डीएनए का सिंथेसिस होता है तो उस फेज को एस फेज बोलना शुरू करते हैं और इसके पहले वाले को हम जो है वो जी1 और इसके बाद के फेज को हम जो है वो जी2 फेज बोलते हैं। यहाँ पे जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है गैप को। किसके बीच के गैप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? इट इज अ गैप बिटवीन द सेल डिवीजन, 2 consecutive सेल डिवीजन के बीच का जो गैप है वो इंटरफेस होता है। ठीक है? तो इंटरफेस को अगर आपको समझना है जैसे तो ये हमारा क्या है? डॉटर सेल है। ये डॉटर सेल जो है वो अपने सेल के कंटेंट को क्या कर रहा है? डबल कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है और इसके बाद ये एंटर करेगा किसमें? डिवीजन फेज में एंटर करेगा। ठीक है? तो ये जो फेज है इस डॉटर सेल का मदर सेल बनने का जो जर्नी है वो किस में आता है हमारा? इंटरफेस में आता है। तो अगर हम वन बाय वन बात करते हैं तो जीवन फेज में हो क्या रहा होता है? तो जीवन फेज में हो रहा था हमारा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल ऑर्गेनेल
डुप्लीकेशंस। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे एस फेज में, एस का मतलब होता है क्या? सिंथेसिस। एस का मतलब क्या है बोलो बेटा? सिंथेसिस। ठीक है, तो क्या सिंथेसाइज होगा? यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन होगा और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा। आप सेंट्रियोल डुप्लीकेशन को जो है वो हाईलाइट कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। G2 फेज में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी जो है वो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी और स्पेशली अगर आप सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन के बारे में बात करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो है डुप्लीकेशन आपको G2 फेज में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम फेज के बारे में। तो एम फेज हमारा दो फेजेस में जो है वो फर्दर डिवाइडेड हो जाता है। यहाँ पे पहला जो फेज है वो क्या है हमारा? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में कैरियन जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा? न्यूक्लियस को। और काइनेसिस जो वर्ड है इसका मतलब होता है डिवीजन। काइनेसिस का मतलब क्या है बोलो? डिवीजन। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब इन सभी स्टेज ऑफ सेल साइकिल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो पहला जो फेज है, ठीक है, वो फेज कौन सा है हमारा? प्रोफेज। और अब यहीं से हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं किसके बारे में बेटा? माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस की जो डिस्कवरी है वो किसने की है? वेल्डर फ्लेमिंग ने। और हम अब पहली बार जो है वो माइटोसिस में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो? एम फेज पढ़ने जा रहे हैं। और एम फेज में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फटाक से बोलो। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम फेज में कैरियोकाइनेसिस। क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस में फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या है हमारा? प्रोफेज। तो प्रो का मतलब होता है क्या? फर्स्ट। और फेज का मतलब होता है क्या? स्टेज। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो सेल है हमारी अभी किस फेज में है? G2 फेज पे। और G2 फेज से ये हमारे एंटर करेगा किसमें? प्रो फेज में। तो होने वाले चेंजेस को अगर आप देखोगे तो यहाँ G2 फेज में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस दिख रही होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा सेंट्रियोल दिख रहा होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन दिख रहे होंगे। लेकिन जब ये सेल एंटर करती है हमारी किसमें? प्रो फेज में। कहाँ एंटर कर रही है बेटा? प्रो फेज में। तो हम चेंजेस क्या होता हुआ देख पा रहे हैं? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रोमोसोम्स मटेरियल जो है वो क्या हो रहे हैं? कंडेंस हो रहे हैं, अनटेंगल्ड हो रहे हैं। और अनटेंगल्ड होने में जहां पे भी जब हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बात करते हैं तो इस तरीके से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। तो जब क्रोमोसोम्स अनटेंगल्ड होते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या रहते हैं? जुड़े रह जाते हैं। और यही पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो हमारा सेंट्रोमियर कहलाता है। ठीक है, सो यहाँ पे पहली चीज अगर आप देखोगे डायग्राम में क्लियरली आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो क्या हो रही है? डिसअपियर होना स्टार्ट हो रही है। सेंट्रियोल्स जो है वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर रहे हैं। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एस्टर और स्पिंडल फाइबर अपैरेटस का भी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये जो सेंट्रियोल है और रेडियल प्रोटीन्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही हैं, ये मिलकर के बनाती हैं क्या? एस्टर। और इनके साथ जब हमारा स्पिंडल फाइबर जुड़ जाता है तो वो बनाता है क्या? स्पिंडल फाइबर अपैरेटस। सो एस्टर और स्पिंडल फाइबर अपैरेटस दोनों मिलकर के बनाते हैं क्या? स्पिंडल फाइबर अपैरेटस। ठीक, तो ये जो स्पिंडल फाइबर है ये हमारा बनता किससे? ये स्पिंडल फाइबर हमारा बनता है माइक्रोट्यूब्यूल से, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी रहती है। जब ये सेंट्रियोल मूव करते हैं तो ये मूव करके दोनों पोल्स पे पहुंचते हैं और दोनों जो है वो सेल डिवीजन के लिए पोल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट जो फेज है प्रोफेज इज फॉलोड बाय द मेटाफेज। मेटाफेज में अगर आप देखोगे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कौन सी है हमारी? प्रोफेज है। और प्रोफेज में हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो सेंट्रियोल है। दो सेंट्रियोल के अलावा न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका है। और अब जब हम बात करते हैं मेटाफेज के बारे में तो मेटाफेज में एज सच कुछ खास इवेंट नहीं हो रहे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे। बट जो इवेंट हो रहे हैं वो इवेंट क्या है कि पहला जो क्रोमेटिन फाइबर्स है, ठीक है, वो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर चुके हैं। सेंट्रोमियर का फॉर्मेशन हो चुका है। और ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोमियर के साथ जो है वो अटैच हो चुके हैं। सेंट्रोमियर सरफेस पे एक
प्रोटीन होती है जो डिस्क शेप होती है काइनेटोकोर, इन्हीं के साथ जो है वो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। अब जब स्पिंडल फाइबर हमारे अटैच होंगे तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जितने भी क्रोमोसोम हैं वो हमारे कहाँ पे आ गए हैं बेटा, इक्वेटर पर अलाइन हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं, क्रोमोसोम्स जो है वो कंप्लीटली कंडेंस हो जा रहे हैं इस स्टेज में, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अभी सेंट्रोमियर के साथ जो है वो एक साथ जुड़े हुए हैं, और सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। क्रोमोसोम्स अभी कहाँ पे स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए हैं, क्रोमोसोम्स जो है वो सभी क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटर पर अलाइन हो गए हैं, और जिस प्लेन पर अलाइन होते हैं उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं क्या, मेटाफेज प्लेन। नेक्स्ट जो हमारा फेज आता है मेटाफेज के बाद, दैट इज एनाफेज। एना का मतलब होता है अब या बैक, एंड फेज जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेज को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेटाफेज को और मेटाफेज डायग्राम को आप कंपेयर करोगे किसके साथ बेटा, एनाफेज के साथ, तो आप एक बात देख पा रहे होगे यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पिंडल फाइबर में शॉर्टनिंग हो रही है, और स्पिंडल फाइबर में शॉर्टनिंग होने की वजह से सेंट्रोमियर से अब क्रोमैटिड्स जो है वो सेपरेट हो चुके हैं, और डॉटर क्रोमैटिड्स जो है वो मूव करना शुरू कर दिए हैं अपोजिट पोल की ओर। तो यहाँ पे हम ये चीज क्लियरली देख पा रहे हैं। ठीक है, सो इन एनाफेज क्रोमोसोम्स आर स्प्लिट्स, एंड डॉटर क्रोमैटिड्स जो है वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, और सेपरेट होने के साथ ही साथ दोनों क्रोमैटिड्स अपने अपने अपोजिट पोल की ओर जो है वो मूव कर रहे हैं। तो एक देखो अपर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्रोमैटिड्स, और एक क्रोमैटिड्स जो है वो यहाँ नीचे की ओर मूव कर रहे हैं। सेंट्रोमियर लीड्स एंड आर्म्स फॉलोज। ठीक है, तो सेंट्रोमियर जो है वो आपके सेपरेट हो गए हैं, और क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर सेपरेट हो गए, आर्म्स अलग हो गए, दोनों आर्म्स का मूवमेंट जो है वो अपने अपने पोल की तरफ हो रहा है। लास्ट जो फेज है, टीलो का मतलब होता है क्या, एंड, सो इट इज द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस जब हमारा एंड हो रहा है, सो इट इज अपोजिट टू द प्रोफेज। ठीक है, तो टीलोफेज जो है वो क्या है, हमारा प्रोफेज के अपोजिट है। क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्या होंगे, अपोजिट पोल पे पहुंच चुके होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये जो कंडीशन अभी हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा एनाफेज है। एनाफेज से अगर आप कंपेयर करोगे इस डायग्राम को, तो ये डायग्राम किसका है, हमारा टेलोफेज का है। टेलोफेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से क्रोमेटिन फाइबर्स, जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स थे, वो क्रोमोसोम्स अभी तो कंडेंस फॉर्म में थे, यहाँ पे आएंगे तो डीकंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्रोमेटिन्स जो है वो मूव कर रहे थे यहाँ पे, मूव करके अब ये कहाँ पे पहुंच जाएंगे, बोलो अपोजिट पोल पे पहुंच चुके होंगे। क्रोमोसोम्स अब अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो क्या करेंगे, लॉस करेंगे, और लॉस करने के पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो ये क्या है, डेंस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, डेंस फॉर्म में है। ठीक, और यहाँ पे ये किस फॉर्म में हो जाएगा, बोलो डीकंडेंस फॉर्म में। किस फॉर्म में हो जाएगा, बोलो डीकंडेंस फॉर्म में। ठीक, तो डीकंडेंस फॉर्म में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बोलो क्रोमैटिन बन जाएगा। तो ये क्या बन गया अब यहाँ पे, क्रोमैटिन। ठीक है, तो क्रोमैटिन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। फिर अगर आप बात करोगे तो इसके चारों ओर जो है, ठीक है, क्रोमेटिन के चारों ओर क्या हो जा रहा है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपियर हो जा रही है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा बेटा, बोलो न्यूक्लियोलस भी जो है वो रीअपियर हो जाएगा। ठीक, तो न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया है। सो क्रोमेटिन जो है वो क्या है, मटेरियल कलेक्ट्स एट द पोल, पोल पे पहुंच जाएंगे। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो आपका क्लस्टर फॉर्मेशन कर देगी, क्रोमोसोम्स क्लस्टर के फॉर्म में रहेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो रीअपियर हो जाएगी। जो ऑर्गेनेल्स हमारे प्रोफेज में डिसअपियर हुए थे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या हो जाएंगे, अब हमारे रीअपियर होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारा प्रोफेज खत्म हुआ, वैसे मिड फेज आया, टीलोफेज खत्म हुआ। तो टीलोफेज खत्म होने के साथ ही साथ अब जो है वो हमारा साइटोकाइनेसिस भी जो है वो क्या है, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि एनिमल, अगर ये सेल हम कंसीडर कर रहे हैं किसके बारे में, एनिमल के बारे में, तो यहाँ पे आप देखोगे एक एक्टिन रिंग बन गई है। किसकी रिंग बन गई है बेटा, एक्टिन
रिंग बन गई है और ये एक्टिन रिंग जो है वो क्या होगी, अंदर की ओर जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी और इसके कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से जो है वो फरो का फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखो, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों क्या है, अलग अलग है, तो दोनों का जो है वो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस भी क्या है, अलग अलग होगा। तो एनिमल के केस में क्या है कि जो सेंट्रल रीजन है, दो सेल बन गया, दो सेल सॉरी दो न्यूक्लियस बन गया, दो न्यूक्लियस बनने के बाद अगर आप देखोगे तो ये जो मिडिल रीजन है, ये मिडिल रीजन क्या है, अभी खाली है। तो इस मिडिल रीजन पे जो है वो बनना शुरू होता है क्या, एक्टिन रिंग बनना शुरू होता है। और एक्टिन रिंग जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बहुत ढेर सारी प्रोटीन्स हैं एक्टिन की। तो ये प्रोटीन्स क्या होती हैं, अब इसको शॉर्ट होने लगती है, इनकी जो लेंथ है वो क्या होगी, धीरे धीरे शॉर्ट होगी। एक्टिन जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है और स्पिंडल फाइबर में जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो यहाँ पे जो है वो फरो का फॉर्मेशन होगा। तो एनिमल के केस में जो है सेल डिवीजन होता है वो किस तरीके से होता है, फरो फॉर्मेशन में होगा। किस तरीके से होगा यहाँ पे बोलो बेटा, फरो फॉर्मेशन होगा। और ये जो फरो बनी है, अब ये फरो क्या होगी, ऐसे धीरे धीरे डीप होती जाएगी, और डीप होती जाएगी तो फाइनली क्या होगी, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब हम प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं तो प्लांट सेल के केस में क्या होता है कि चूंकि यहाँ पे देखो क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। तो सेल वॉल होने की वजह से ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, रिजिड स्ट्रक्चर है। तो इसके केस में क्या होता है कि सेंट्रल में जो है वो एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और इस सेल प्लेट पे जो है वो आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, सॉरी वैक्यूल्स हो गए, ये सभी आकर के एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं और फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और साथ ही साथ जो वैक्यूल्स वगैरह हैं जिनके पास कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट वगैरह फिल है, अब ये सभी बर्स्ट हो जाती हैं और आगे चल करके यही जो सेल प्लेट है ये क्या बनाती है, हमारा मिडिल लैमेला। क्या बनाएगी बोलो, मिडिल लैमेला। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। ठीक है, तो एनिमल साइटोकाइनेसिस में और प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस में क्या डिफरेंसेस है, तो दोनों में अगर हम बात करते हैं तो पहला जो डिफरेंस है वो क्या है कि न्यू सेल्स बिगिन टू फॉर्म द प्रिकर्सर सेल प्लेट इक्विवेलेंट टू द मिडिल लैमेला। तो प्लांट सेल के केस में क्या है कि पहले सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ये सेल प्लेट जो है वो कैसा बन रहा है बोलो, सेल प्लेट जो है वो इक्विवेलेंट होता है, आगे चल करके यही मैच्योर होकर के बनाती है क्या, हमारी मिडिल लैमेला। जबकि एनिमल के केस में अगर हम बात करते हैं तो फरो मेथड का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा होता है। प्लांट के केस में जो न्यू सेल बन रही है, ठीक है, सो द न्यू सेल वॉल ग्रोज आउटवर्ड। तो प्लांट के केस में देखो हमने देखा, जब एनिमल के केस में देख रहे हैं तो जो डिवीजन हो रहा था वो सेंटर की ओर हो रहा था, ठीक है। और प्लांट के केस में जब देखोगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेंटर की ओर होना जो है वो क्या है, सेंट्रीपिटल है। तो ये जो है वो क्या होगा बोलो, सेंट्रीपिटल। ठीक है। और सेंट्रल से दूर जो है तो वो किस तरीके का हो जाएगा बोलो, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक। तो प्लांट के केस में जो साइटोकाइनेसिस है वहां पे जो सेल प्लेट बन रहा है वो कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल मैनर में बन रहा है, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल मैनर में देखने को मिल रहा है। So organelles such as mitochondria and plastids also get disturbed between two daughter cells at the सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है वो दोनों क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और प्लांट के केस में, एनिमल केस में क्या है, इफ साइटोकाइनेसिस डज नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस देन सेल बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम। ठीक है, तो अगर जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ये एक सिंगल सेल है, ठीक है, और इस सिंगल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। ये सिंगल सेल जो है वो हमारा इसने ग्रो किया, ग्रो करने के बाद इसके अंदर जो है दो डिवीजन हुआ, दो डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। तो न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद अब देखो कि इसका जो न्यूक्लियस है एक से ज्यादा, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और ऐसे फ्रिक्वेंटली कई बार होते रहेंगे। तो हमको ये इस तरीके की कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करोगे तो प्लाज्मोडियम जो है वो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो होते हैं, विच इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। ठीक है। सो अगर हम बात करोगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल के डिवीजन में,
तो एनिमल में आप देखोगे तो एनिमल के पास जो है वो क्या प्रेजेंट है बेटा, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ठीक है। और सेंट्रियोल प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और प्लांट में सेंट्रियोल नहीं है तो एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे एनिमल में जो साइटोकाइनेसिस है वो फरो मेथड से हो रही है, और प्लांट सेल में जो है वो फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन या सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है। एनिमल सेल्स जो है वो अकर इन मोस्ट ऑफ द टिश्यू। अगर आप बात करोगे एनिमल में इवनली सेल डिवीजन हो रहा है, एनिमल सेल में जो ग्रोथ है वो कैसी हो रही है, इवन ग्रोथ हो रही है। तो इवन ग्रोथ होने की वजह से क्या है कि सेल डिवीजन भी इवनली हो रहा है, तो यहाँ पे लोकलाइज्ड नहीं है। लेकिन प्लांट के केस में क्या है कि कुछ सर्टेन रीजंस है, प्लांट के केस में जो है वो सेल डिवीजन लोकलाइज्ड है, कुछ ऐसे सर्टेन रीजंस है जहाँ पर स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। एंड ऐसे रीजंस को हम प्लांट के केस में बोल रहे होते हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक है। सो अगर सिग्निफिकेंस के बारे में बात करोगे, यस ऑब्वियसली ग्रोथ होगा, मल्टीपल टाइम्स जो सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, ग्रोथ होगा। रिपेयर, अगर कहीं पे कोई सेल वर्न आउट हो गई है, डेड हो गई है, डैमेज हो गई, तो उसको रिपेयर करना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, रिप्लेसमेंट होना है, और मेंटेनेंस ऑफ द सेम कैरेक्टर। क्यों मेंटेनेंस ऑफ द सेम कैरेक्टर, अगर ये जो मदर सेल है, ठीक है, इस मदर सेल के बारे में बात करोगे, इस मदर सेल के पास जो न्यूक्लियस है, अगर यहाँ पे 2n कंडीशन में है, तो इनसे जो डॉटर सेल बनेंगी, इन डॉटर सेल के पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो क्या होंगे, बोलो, सेम होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे भी 2n है, इसमें और इसमें दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, सेम है। अगर यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 16 है, तो यहाँ पे भी 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, किसी भी तरीके का यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। तो पेरेंटल कैरेक्टर्स जो है वो क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो माइटोसिस के सिग्निफिकेंस को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे। इफ यू लाइक द लेक्चर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।